हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सिलेबस और वेटेज क्या रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 एंड 26 के लिए। तो एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना। सिलेबस आपको हर जगह मिल जाएगा, इंटरनेट पे सर्च करोगे सारी चीजें अवेलेबल है। जो मैं बता रहा हूं शायद वो भी अवेलेबल है, बट एक सीक्वेंस में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या वेटेज है यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज नहीं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डिलीटेड पोर्शन भी हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बेस्ट रेफरेंस बुक भी हम सजेस्ट करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। और हम इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई। फर्स्टली हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ अपडेटेड सिलेबस की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे 2025-26 के लिए। तो ये कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो लास्ट ईयर 2024-25 में था सेम सिलेबस ही इस बार भी अपडेट किया गया है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे भी हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। और भाई आपके पास क्या करना है डिस्कशन, और किस चीज पे करना है, सीबीएसई क्लास 10th मैथ डिलीटेड टॉपिक्स। तो इस बार कुछ भी डिलीट नहीं किया गया जो 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम के लिए था, सेम वही 25-26 के लिए है। बट जनरली होता क्या है कि बच्चे ओल्ड बुक्स ले लेते हैं अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से। तो वहां पे क्या होता है, ओल्ड बुक्स में जो पुराना सिलेबस है वो भी बच्चे कभी कभी उनको भी पलटते रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो स्कूल में नहीं कराए गए, ये क्वेश्चन सर ने नहीं कराए, बट ये क्वेश्चन कहां से आ गए इसमें। ठीक है, ये तो सिलेबस इनकम्प्लीट था, सर ने वो चीजें पढ़ाई ही नहीं जो इसमें बुक में है। तो आप अगर ओल्ड बुक प्रेफर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका जो डिलीटेड पोर्शन अगर आप उस पर क्लियर हैं तो आपको ओल्ड बुक से भी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर और क्या है भाई, सीबीएसई क्लास 10th मैथ रेफरेंस बुक क्या आप कौन सी यूज कर सकते हैं क्या पढ़ने के लिए, हम इन सभी टॉपिक्स पे आज इस सेशन में बात करेंगे। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स और आईटी की क्लासेस भी आपको सेम चैनल पे ही मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं क्या सिलेबस और वेटेज रहने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट जो होती है वो क्या है, हमारी नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल चैप्टर होता है, चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर्स। रियल नंबर जो टोटल मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सिंगल चैप्टर से लाला। ठीक है, फिर सेकंड आपकी यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट वन इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इस टोटल 4 चैप्टर से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन लाला पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के। वो वेरी करता है 4 मार्क्स आपका एपी से, ठीक है, कुछ ऐसे ही 6 मार्क्स हो गए यहां से, वो चेंज होता रहता है, कभी 6 इससे हो जाएगा, 4 इससे हो जाएगा, बट ओवरऑल 4 चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के। क्लियर। फिर आपका थर्ड चैप्टर जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और इससे भी लाला आपके कितने मार्क्स बोर्ड में आते हैं, 6 मार्क्स आते हैं। मतलब 2 से 3 फॉर्मूले और डन, 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए डन। भाई क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर और क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में कौन कौन सा पोर्शन है, ट्रायंगल और सर्कल, 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, और इन दोनों चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें ना, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर 9 विच इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों ही चैप्टर से आपके जो मार्क्स पूछे जाते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे लाला। फिर मेंसुरेशन का पार्ट जो होता है उसमें 2 चैप्टर होते हैं, कौन कौन से, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर से भी आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10। जनरली जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इससे 6 मार्क्स का पूछा जाता है, और यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कभी कभी वेरी भी करता है, ये 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पैटर्न एग्जाम पे किस बेस पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा रहा है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही चैप्टर यूनिट के नाम पे ही है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही चैप्टर से 11 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट, अभी हम कौन सी क्लास पढ़ के आए भाई, 9th क्लास पढ़ के आए, 9th क्लास में कुछ पार्ट हमने क्लास 10th का ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैसे सर, बेसिक आपने रियल नंबर्स पढ़े,
बेसिक आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, बेसिक आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, बेसिक क्वाड्रेटिक भी पढ़ा, एक तरह से एपी आपने नहीं पढ़ा। एपी आपने, ये चैप्टर आपके लिए एकदम ब्रांडेड न्यू चैप्टर है भाई, इसमें आपको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि आप कोई चीज नहीं हमारे लिए अगर इंट्रोड्यूस हो रही है तो उस पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स हमारे क्या होने चाहिए, ज्यादा लगने चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने बेसिक पढ़ा है और इसको भी अब एडवांस लेवल पे हम पढ़ लेंगे। ट्रायंगल की बात करें, बेसिक हमने ट्रायंगल पढ़ लिया है तो यहां पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्कल भी हमने पढ़ लिया है और ये दोनों चैप्टर हमने नहीं पढ़े हैं, तो इन चैप्टर्स पे भी हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और साथ में प्रोबेबिलिटी हमने नहीं पढ़ी है तो प्रोबेबिलिटी भी हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो पाएंगे भाई। तो ये सिलेबस था, ये इतने यूनिट्स जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, और किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहे हैं ये डिस्कशन तुम्हारा हो गया कंप्लीट। तो अब आपको डिसाइड कर लेना है कि किस यूनिट से हमें स्टार्ट करना है और एक एक यूनिट को कंप्लीट करना है। ये चीज बहुत याद रखने वाली बात है भाई। आप ऐसा नहीं करना है कि आपने पॉलिनोमियल किया फिर ट्रायंगल करें, ना 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 ना। अगर आपने अलजेब्रा पकड़ा है तो आप अलजेब्रा के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो, तब आप किसी नेक्स्ट यूनिट पे जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, मैं सजेस्ट करूंगा क्वाड्रेटिक लगा लो तुरंत। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेंगे ये तो अभी हमने पॉलिनोमियल में किया था, अभी क्वाड्रेटिक में कर रहे हैं। अब वही 10 दिन बाद आप जाओगे फिर से आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो यूनिट स्टार्ट करेंगे उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और आपको लगता है कि सिंगल सिंगल यूनिट करो तो आप रियल नंबर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स कर सकते हैं जिसमें 2-2 चैप्टर्स हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अपने अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी कितनी पोटेंशियल, आप कितने क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हैं, कितने चैप्टर्स आप कर सकते हैं। एक दिन में चैप्टर कंप्लीट मत करिएगा, ये मेरा सजेशन। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं बता दे रहा हूं, बोर्ड में इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो भाई रियल नंबर से कौन से 2 टॉपिक होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। प्रूव इर्रेशनल नंबर, आपको बोल दिया जाएगा सर √3 इज इर्रेशनल, प्रूव √3 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव √2 इज इर्रेशनल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में चिपका देते हैं। ठीक है, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है, अगर 2 नंबर्स है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा उसका मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल होता है। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट होने वाले। फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, बट उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। क्लियर? फिर भाई ये हो गया हमारा यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सर आपको पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन आपको मिलता है हर बार। ठीक है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, मिलता है। तो 3 मेथड है, ये तीनों मेथड आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस जो है वो पेयर कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, इसकी कंडीशंस है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रियल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं या फिर नो रूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एपी की अगर हम बात करें तो एपी में क्या है, 2 फॉर्मूले होते हैं, nth और भी फॉर्मूले होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 2 होते हैं, बट जनरली जो मेन टर्म्स हैं वो कौन सा है, nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर? इतनी बात आपके यहां पे अगर एंटर हो गई तो आपके 5 चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने स्टार्टिंग में ही अभी बोला था ना, सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले और कहानी खत्म। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करना है, सेक्शन फॉर्मूला एंड कोलिनियर पॉइंट्स, दैट्स इट, दैट्स इट। हो गया लाला। ट्रायंगल की बात करोगे, ट्रायंगल में 2 पार्ट्स हैं, बीपीटी इंपॉर्टेंट है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बस 2 चीजों पे ट्रायंगल खत्म। क्लियर? समझ में आया? अब बात करते हैं किसकी, सर्कल की। सर्कल में क्या होता है, टोटली बेस्ड होते हैं जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, किस पे, टेंजेंट पे बेस्ड होंगे या फिर कॉमन टेंजेंट्स पे, कॉर्ड पे, थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा,
नेक्स्ट क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। इसमें क्या होता है, इसमें आपके रेशियोज पूछे जाएंगे, टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं, वैल्यूज आपको टेक्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन 0, साइन 90, साइन 45, ये सारी आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। और आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे सारी जो तीनों आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए इस चैप्टर से। एप्लीकेशन ऑफ में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कब क्या फाइंड कराया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, क्लियर हुई बात। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ इसमें से नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, कोई भी एकदम बेसिक से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम क्लासेस में डिस्कस नहीं करेंगे भाई। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये 4 फॉर्मूले हो गए। फिर लेंथ ऑफ आर्क, इसी से रिलेटेड आपका सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड ऑल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर आपके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या हो जाता है, टीएसए एंड सीएसए एंड वॉल्यूम और 3D शेप। 3D शेप में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कोन, सिलेंडर, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता भाई, स्क्वायर तो 2D होता है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, और स्फीयर, ठीक है। कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट 3D शेप्स हैं। इससे रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, टीएसए से, सीएसए से, वॉल्यूम से, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले की टेबल आपको मिल जाएगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेनी है, क्वेश्चन रीड करना आपको आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक की, और भैया ये ऐसा चैप्टर है जो मार्क्स देता ही देता है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार आपने मीन फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिया और मॉड फाइंड कर लिया ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, इसमें सिर्फ कुछ फिक्स पैटर्न है, वो बस इसके फॉर्मूले याद कर लो, बाकी के क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, और आपके यहां से जितने भी मार्क्स इससे आएगा वो सारे डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, सैंपल स्पेस आपको क्रिएट करना आना चाहिए, कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, और प्रोबेबिलिटी पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी में पूछी जाती हैं, जो कि हम चैप्टर में, मतलब मेनली हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है, क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है लाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है सीबीएसई क्लास 10th में डिलीटेड टॉपिक्स फॉर सेशन 2025-26। हालांकि कोई भी टॉपिक 2024-25 के बाद डिलीट नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं आई है, बट ये प्रीवियस जो डिलीटेड है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ओल्ड बुक ले लेते हैं, ओल्ड बुक इन द सेंस कि किसी बच्चे से पुरानी बुक ले ली, तो वहां पे क्या होता है कि पुराना सिलेबस जब अपडेट नहीं हुआ था, जब डिलीट नहीं हुआ था, तो उस बुक में तो वो सारी चीजें भी थी जो आज अपडेट होने के बाद नहीं है, तो जब बच्चे वहां से बुक लेकर पढ़ रहे हैं तो उनको वहां पे प्रॉब्लम भी आ रही है कि सर ये क्या टॉपिक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको इन टॉपिक्स को, अगर ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं स्पेशली रेफरेंस बुक में आप जब करते हैं तो वहां पे ये टॉपिक्स भी मिलते हैं आपको, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। हालांकि आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। तो पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा, और फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन करके जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था जो कि डिलीटेड है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे और वहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे, वो पोर्शन भी क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया है। फिर ट्रायंगल की बात करते हैं, थ्योरम प्रूफ, इन थ्योरम्स का प्रूफ जो है वो डिलीट कर दिया गया है। कौन कौन सी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to the sum of the squares on the other two sides,
द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल, और वाइस वर्सा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। अगर ऐसा है तो जो लॉन्गेस्ट साइड, जो फर्स्ट साइड का हमने स्क्वायर किया है, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और सेम एक थ्योरम कहती है कि अगर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो वो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और अपोजिट साइड्स दोनों जो हैं, जो अदर टू साइड्स हैं, उनका सम का स्क्वायर करेंगे तो वो भी उसके क्या हो जाएगा, इक्वल। इनडायरेक्टली आपको पाइथागोरस के बारे में बोला जा रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला गलत हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये दोनों थ्योरम लास्ट वाली, और इससे एक बात और होती है, तो ये पोर्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैंने क्या कहा, बीपीटी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस। ठीक, फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट कर दिया गया है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट कर दिया गया है। फिर स्टैटिस्टिक में स्टेप डेविएशन मेथड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दो चीजें डिलीट की गई हैं। ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड किसके लिए, मीन फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे, जो कि अब क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये था आपका डिलीटेड पोर्शन, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड लास्ट कि भाई आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे स्टार्ट करोगे आप। तो आपके लिए जो रेफरेंस बुक है, पहली चीज तो एनसीईआरटी भाई करना है, और इसको ना ऐसे मत्थे लगा लेना कि भैया ये देवी है, आपकी क्लास 10th में ये देवी है, ये नाराज हुई तो आपकी कोई रेफरेंस काम नहीं आने वाली। ठीक है, अगर ये देवी मां नाराज हो गई ना तो रेफरेंस काम नहीं आएगी, कुछ भी कर लो। ठीक है, इनको ना सबसे पहले, इनके क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, एग्जाम्पल्स इनके सबसे पहले करने हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बुक लेने की जरूरत नहीं, आपको इजीली पीडीएफ मिल जाती है, तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आरएस अग्रवाल है और आरडी है। आप दोनों ही बुक में से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप आरएस अग्रवाल लेना। ठीक है, कोशिश करना कि 5 ईयर से ज्यादा पुरानी ना हो, 1-2 साल 3 साल पुरानी अगर किसी बच्चे की मिल रही तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट तो हमें एनसीईआरटी सिखाएगी, इससे क्या करना है, इनसे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, भाई सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप बोलते हैं सर 50 क्वेश्चंस करो, कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो ये आपका जो सिलेबस है सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी आपको रेफरेंस लेनी है, आपकी मर्जी, आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, फर्स्ट हैंड ले रहे हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जाकर ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास कुछ भी हो बट आप सेकेंड हैंड ही लेना, 2 पैसे बच जाएंगे, काम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फजूल के खर्च करने की। बुक है, बुक में क्वेश्चन उस न्यू वाले में भी वही है, पुराने वाले में भी वही है, बस कुछ न्यू बुक्स में क्या है, जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस हैं वो उसमें डाल देते हैं, दैट्स इट। वो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ओल्ड से ओल्ड ईयर में मिल ही जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक लेना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, 1 साल ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ने के मत सोचना। ठीक है, 1 साल में ही सारा चीजें कंप्लीट करके निकल जाना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी प्लस आप एग्जाम्पलर प्लस आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं ये चीज लिख के दे रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, 0। समझ में आया? तो ये था हमारा क्लास 10th मैथ्स का 2025 और 26 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, जो हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब इसमें कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से ज्वाइन कर लो। अपनी पर्टिकुलर क्लास भी आप वहां से क्लास ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी हैं वो अपना क्लास ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्लास वाइज जो भी आपकी अपडेट होती है वो आपको डायरेक्ट मिल सके। ठीक है, तो क्लास अब हम करते हैं ओवर यहीं पे, और बाकी आप लोगों के लिए लड़ा कुछ लाइन्स है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या फ्यूचर इतना ब्राइट है, फ्यूचर इतना ब्राइट है कि दिख ही नहीं रहा है।
समझे? तो ज्यादा ब्राइट नहीं करना है, फ्यूचर दिखना चाहिए, ठीक है? चलो, ये मौज मस्ती वाली चीजें थी, ज्यादा फनी नहीं था, मुझे भी पता है, ठीक है? चलो, अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।